मेरा सभी किसान साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एक कीट के बारे में जिसका नाम है ब्लैक थ्रिप्स। तो ब्लैक थ्रिप्स क्या है, ब्लैक थ्रिप्स कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ब्लैक थ्रिप्स को नियंत्रित करना कठिन क्यों है, ब्लैक थ्रिप्स का जीवन चक्र क्या है, ब्लैक थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण क्या है या इसके नियंत्रण के लिए कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करें, इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो किसान साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आप तक पहुंच जाए। आइए बात करते हैं ब्लैक थ्रिप्स क्या है। ब्लैक थ्रिप्स पारदर्शी सफेद या पीले से लेकर गहरे भूरे या काले रंग के हो सकते हैं। ये देखने में पतले, लंबे और पंख झालरदार होते हैं। थ्रिप्स बहुत धीरे धीरे रेंगते हैं। ये आमतौर पर पत्तियों की ऊपरी सतह पर और पत्तियों की निचली सतह पर देखे जा सकते हैं। ये थायसोनोप्टेरा प्रजाति के होते हैं। ये आमतौर पर लगभग 1 से 4 मिलीमीटर लंबे होते हैं जो कई प्रकार की फसलों में पाए जाते हैं। ब्लैक थ्रिप्स पौधों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां, फूल और फलों को नुकसान होता है। इसके अलावा ब्लैक थ्रिप्स पौधों की बीमारियों के वेक्टर के रूप में काम करते हैं, यानी ये बीमारियों को फैलाने का भी काम करते हैं। आइए बात करते हैं ब्लैक थ्रिप्स कौन कौन सी फसलों में पाया जाता है। ब्लैक थ्रिप्स मुख्यतः मिर्च, शिमला मिर्च, पपीता और सेम इत्यादि फसलों में पाया जाता है क्योंकि ये फसलें ब्लैक थ्रिप्स के लिए होस्ट प्लांट का काम करती है। आइए बात करते हैं ब्लैक थ्रिप्स को नियंत्रित करना कठिन क्यों है। ब्लैक थ्रिप्स एक साल में 10 से अधिक जनरेशन कंप्लीट करता है और एक से ज्यादा फसलों में ब्लैक थ्रिप्स को पनपने का मौका मिलता है, जैसे चिली, कैप्सिकम, पपाया और बीन्स इत्यादि फसलों में ब्लैक थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होता है। फसलों में फूलों का झुकाव नीचे की ओर होता है। छोटे थ्रिप्स फूलों का रस चूसते हैं। वे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो फूलों के अंदर छिपे रहते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा फूलों की पंखुड़ियों की कम प्रणालीगतता होने की वजह से, यानी लो सिस्टेमेटिसिटी होने की वजह से और मिर्च की फसल में लगातार फूल आने की वजह से ब्लैक थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक कीटनाशक को एक ही स्थान पर बार बार इस्तेमाल करने से रेसिस्टेंस डेवलप होता है जिससे कीटों की संख्या में इजाफा होता है क्योंकि ब्लैक थ्रिप्स की प्रजातियां कीटनाशक के प्रति रेसिस्टेंस हो जाती हैं। इसके अलावा सही समय पर सही उत्पाद का और सही डोज का इस्तेमाल ना होने के कारण भी कीटों की संख्या में इजाफा होता है। जहां तक संभव हो एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन और अच्छे प्रतिरोध प्रबंधन रणनीतियों के हिस्से के रूप में कीट नियंत्रण के वैकल्पिक तरीके को शामिल करें। इसमें एक ही कार्य प्रणाली के समूह के कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आइए बात करते हैं ब्लैक थ्रिप्स की लाइफ साइकिल क्या है, यानी ब्लैक थ्रिप्स का जीवन चक्र क्या है। मिर्च की फसल में मादा अपने अंडे पौधों के ऊतकों के अंदर रखती है। अंडों का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 4 दिनों का होता है। उसके बाद फर्स्ट इंस्टार लार्वा निकलते हैं। लार्वा का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 2 दिनों का होता है। उसके बाद फिर ये सेकंड स्टार लार्वा में बदल जाता है। सेकंड स्टार लार्वा का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 4 दिनों का होता है। इसके बाद फिर ये सेकंड स्टार लार्वा से प्री प्यूपा में बदल जाता है। प्री प्यूपा का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 2 दिनों का होता है। प्री प्यूपा से फिर ये प्यूपा में बदल जाता है और प्यूपा का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 3 दिनों का होता है और उसके बाद फिर ये प्यूपा से अडल्ट में बदल जाता है। इस प्रकार मादा 30 से 45 दिनों में 150 से 300 अंडे देती है। इस प्रकार ये अपनी जनरेशन को कंप्लीट करता है। आइए बात करते हैं ब्लैक थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण क्या है। बड़े पैमाने पर ट्रैप्स लगाने के लिए 25 पीले और नीले ट्रैप्स लगाना चाहिए। ऐसा करने से ब्लैक थ्रिप्स की संख्या को काफी कंट्रोल किया जा सकता है और ये कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका है। कल्चरल मेथड्स यानी सांस्कृतिक विधियों के द्वारा भी ब्लैक थ्रिप्स को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी ये कृषि पद्धतियां हैं जिसका उपयोग फसलों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए और कीटनाशक रसायनों के बिना कीटों की समस्याओं को रोकने के लिए किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण कारक
खरपतवारों के बीजों को विकसित करने से रोकना चाहिए। गर्मियों में मिट्टी को साफ या काले प्लास्टिक से ढकें। प्लास्टिक के नीचे उत्पन्न गर्मी खरपतवारों के बीजों, कवक और बैक्टीरिया को मार देती है। कटाई के बाद फसल के अवशेषों को साफ कर देना चाहिए। इसमें भौतिक खरपतवार मैट अवरोधक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये खरपतवार और शैवाल के विकास को रोकने में मदद करता है। कीटों की आबादी कम करने के लिए अपने पौधों के आसपास नियमित रूप से खरपतवार और मलबे को हटा देना चाहिए। ज्यादा नाइट्रोजन डालने से ब्लैक थ्रिप्स का अटैक बढ़ता है, इसलिए ज्यादा नाइट्रोजन नहीं डालना चाहिए। ज्यादा नाइट्रोजन डालने से पौधे अधिक बढ़ सकते हैं, जो ब्लैक थ्रिप्स को आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव मल्चिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रिफ्लेक्टिव मल्चिंग थ्रिप्स को भ्रमित करता है और उन्हें पौधों की ओर बढ़ने से रोकता है। रिफ्लेक्टिव मल्च की प्रभावशीलता मल्च और कीट के रंग पर निर्भर करती है। रिफ्लेक्टिव मल्च सबसे प्रभावी तब होता है जब पौधों की छतरी मिट्टी की सतह के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करने से पहले लगाई जाती है। यांत्रिक और भौतिक विधि द्वारा भी ब्लैक थ्रिप्स को मैनेज किया जा सकता है, जैसे खेत के चारों ओर महीन जाली को लगाना चाहिए। ऐसा करने से ब्लैक थ्रिप्स को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और पंक्ति वाली फसल जैसे मक्का की फसल भी अवरोधक के रूप में काम करती है। रासायनिक नियंत्रण द्वारा भी ब्लैक थ्रिप्स की संख्या को रोका जा सकता है। इसमें ETL यानी इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल की सहायता से कीटों की संख्या को कम किया जा सकता है। ETL जनसंख्या घनत्व है, जिस पर बढ़ती हुई आबादी को आर्थिक क्षति के स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। थ्रिप्स के लिए सामान्य ETL 2 से 3 थ्रिप्स प्रति फूल है। इस प्रकार किसी अच्छी गुणवत्ता का कीटनाशक इस्तेमाल करके कीटों की संख्या को कम किया जा सकता है और उत्पाद के कार्रवाई के तरीके को चेंज करने से भी कीटों की संख्या को कम किया जा सकता है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए मिर्च की फसल में पहला स्प्रे ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन बाद करना चाहिए और दूसरा स्प्रे ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिन बाद कर देना चाहिए। यहाँ पर प्लेसबा की खुराक 250 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद तीसरा छिड़काव ट्रांसप्लांटिंग के 40 दिन बाद और चौथा छिड़काव ट्रांसप्लांटिंग के 50 दिन बाद कर देना चाहिए। यहाँ पर सीमोडिस की खुराक 240 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। यहाँ पर 40 दिनों के बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं और 50 दिनों में फूलों से फल बनने की अवस्था शुरू हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर सीमोडिस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।